हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट। ग्रामर में हमें जब तक सब्जेक्ट और वर्ब का पता नहीं होगा तो हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी है सेंटेंस में वर्ब और सब्जेक्ट की पहचान करना। इसी कड़ी में आज हम करने वाले हैं सब्जेक्ट और उसके टाइप्स। तो शुरू करते हैं। पहली स्लाइड है हमारी डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स सब्जेक्ट के। अब सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले ये सेंटेंस देखते हैं। राम रीड्स ए बुक, इसका मतलब है राम पुस्तक पढ़ता है। तो सबसे पहले हम वर्ब का ध्यान करते हैं कि वर्ब क्या है। वर्ब की पहचान हमें हो जानी चाहिए। ऐसे कोई भी शब्द जिनसे किसी एक्शन का होना पाया जाता है, किसी काम का होना जो वर्ड शो करता है, वो वर्ब होता है। खाना पीना, रहना, चलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, रोना, ये सब काम है। होना भी काम है। तो जो भी काम को करने वाला है सेंटेंस में, वो होता है सब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में आप देखिए, राम रीड से बुक, तो इसमें काम हो रहा है पढ़ने का, रीड। अब इसको पढ़ने का काम कर कौन रहा है? राम। तो जो काम को करता है उसी को ही हम कर्ता कहते हैं। सीधी सी बात है। हिंदी में कर्ता होता है और अंग्रेजी में होता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पढ़ने का काम कर रहा है राम, इसलिए राम इज़ द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। ओके, सो दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, वी आर प्लानिंग फॉर द गेम, हम खेलने की प्लानिंग कर रहे हैं, गेम की प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसमें काम क्या है? प्लानिंग, आर प्लानिंग। प्लान यानी योजना बनाना, ये काम है। अब इस काम को करने वाला कौन है? ये शब्द, वो वी। तो भले ही वो शब्द नाउन हो, भले ही वो प्रोनाउन हो, ऊपर वाले शब्द में सेंटेंस में था राम सब्जेक्ट। राम एक प्रॉपर नाउन है और ये जो है वी, ये प्रोनाउन है, सर्वनाम है। अब नाउन और प्रोनाउन आपको पता ही होगा, किसी भी चीज़ का नाम होता है वो नाउन होता है, और नाउन की जगह पे जिस शब्द का यूज होता है वो प्रोनाउन होता है। तो सब्जेक्ट के लिए भले ही नाउन हो या प्रोनाउन हो, दोनों काम करते हैं। तो इस सेंटेंस में वी यानी हम एक प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट का काम इसमें कर रहा है। अगला सेंटेंस देखते हैं। राधा एंड गीता वेंट टू द ऑडिशन, राधा और गीता ऑडिशन गई। तो यहाँ पे वर्ब है वेंट, गई, और ये जाने वाला काम किसने किया? इन दोनों ने किया। तो ये दोनों वर्ड जो हैं सब्जेक्ट है, राधा एंड गीता दोनों ही सब्जेक्ट है। इसको हम कंपाउंड सब्जेक्ट बोलते हैं। तो पहली बात क्लियर हो गई होगी आपको कि सब्जेक्ट सेंटेंस में वो शब्द होता है जो वर्ब को करता है, यानी वर्ब को करने वाला शब्द जो होता है वो सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम वर्ब की पहचान करते हैं, उसके बाद हमारा काम है सब्जेक्ट का पता लगाना। वर्ब पता लगाइए पहले कि कौन सा काम हो रहा है सेंटेंस में। सब्जेक्ट और वर्ब मिलके ही सेंटेंस बनते हैं, याद रखिए। सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों मिलकर एक सेंटेंस बनता है, अदरवाइज़ कोई सेंटेंस नहीं है, फिर वो एक फ्रेज़ है, यानी वर्ड्स का एक समूह है। यहाँ पे हमारे क्या लिखा है डेफिनेशन में? द सब्जेक्ट रेफर्स टू द डूअर ऑफ द एक्शन। वही बात, डूअर ऑफ द एक्शन एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट होता है। इट कैन आइदर बी ए पर्सन, अब काम करने वाला कौन हो सकता है? कोई व्यक्ति हो सकता है। ए प्लेस, प्लेस भी हो सकता है, वो आगे पता लगेगा आपको। ए थिंग, कोई चीज़ भी हो सकती है। और एन आइडिया, और कोई आइडिया। तो काम को करने वाले कोई भी चीज़ हो सकती है, प्लेस भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकती है, और आइडिया कोई विचार भी हो सकता है। जैसे लव इज़ ए यूनिवर्सल इमोशन, लव इज़ यूनिवर्सल इमोशन, प्यार एक इमोशन है जो विश्वव्यापी है। तो यहाँ पर लव सब्जेक्ट है। तो एक तो ये हो गया काम को करने वाला, और दूसरा क्या है अगली स्लाइड में? द सब्जेक्ट इज़ बीइंग समथिंग, किसी चीज़ का होना वो सब्जेक्ट है, जो चीज़ होती है। जैसे ही इज ए स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट कौन है? ही। वर्ब है इसमें मेन वर्ब इज़, जो कि बी की फर्स्ट फॉर्म है। तो बी की जो भी फॉर्म होगी वो वर्ब होती है, और बी का मतलब होता है होना। प्रेजेंट में होना है तो इज एम आर, पास्ट में था कोई तो वॉज वर, और फ्यूचर में होगा तो विल बी शैल बी। तो ये भी एक वर्ब है, और जो होता है सेंटेंस में वो सब्जेक्ट होता है। देखना, सब्जेक्ट इज बीइंग समथिंग। ही इज स्टूडेंट, वो स्टूडेंट है। कौन है स्टूडेंट? ही। इसमें वी आर इंडियन, इंडियंस, आर यानी है, कौन है? वी, इसमें वी सब्जेक्ट है। दे वर इन द क्लासरूम, यहाँ पे वर जो है वर्ब है, मेन वर्ब है, बी की सेकंड फॉर्म है। तो कौन थे? दे वर इन क्लासरूम, वो क्लासरूम में थे, तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। शी वॉज इन द रूम, वो रूम में थी। आई विल बी इन माई रूम, मैं अपने कमरे में होऊंगा, तो यहाँ पे विल बी, ये बी की फ्यूचर फॉर्म है, फ्यूचर के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ओके, तो
कोई चीज़ जब होनी होती है या होती है उसकी स्टेट के बारे में बताया जाता है, कैसी स्टेट है वो, तो उस चीज़ को हम सब्जेक्ट मानते हैं, उस चीज़ को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे सारे मैंने प्रोनाउन लिखे हैं, आप राम इज स्टूडेंट लिख दोगे तो राम हो जाएगा। दिल्ली इज़ इन इंडिया तो इसमें दिल्ली हो गया सब्जेक्ट। ओके, तो ये प्लेस भी कभी कभी इस तरह से सब्जेक्ट बन जाता है। ए चेयर इज़ इन द रूम, रूम में एक चेयर है तो चेयर यहाँ पे सब्जेक्ट हो गई। तो किसी का होना भी एक क्रिया होती है और जो होता है, जो उस क्रिया को करता है होने की, वो सब्जेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट पोजीशन। सब्जेक्ट लगता कहाँ पर है, उसकी पोजीशन कहाँ होती है। चलिए देखते हैं सब्जेक्ट की पोजीशन इन स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स का मतलब है जो डिक्लेरेटिव क्लॉजेज होते हैं, जो किसी चीज़ को स्टेट करते हैं, तो उनमें यानी क्वेश्चंस को छोड़ करके और आदेशात्मक वाक्यों को छोड़ के जो बाकी जो वाक्य बचते हैं वो डिक्लेरेटिव क्लॉजेज होते हैं, उनमें सब्जेक्ट वर्ब के पहले आता है। शुरू में वर्ब आ जाता है, जैसे अब तक हमने किए थे वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस थे। दे लव ईटिंग आउट, वो बाहर खाना पसंद करते हैं। सम पीपल प्रेफर टू गो ऑन हॉलीडे द सेम प्लेस एवरी ईयर, तो कुछ लोग प्रेफर करते हैं, प्राथमिकता देते हैं हॉलीडे पर जाने की, सेम प्लेस एवरी ईयर, हर जगह हर साल एक ही जगह पर जाने को प्रेफर करते हैं। तो इसमें सम पीपल सब्जेक्ट हो गया। द कोर्स फी डजेंट इंक्लूड मटेरियल्स, कोर्स फी मटेरियल्स को इंक्लूड नहीं करती है, कोर्स फी, तो कोर्स फी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, इंक्लूड यहाँ वर्ब हो गई। तो इसमें तो पहले आ गए। क्वेश्चन में क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। हमने टेंसेस में किया है कि जब हमें क्वेश्चन बनाना होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं, इंटेरोगेटिव क्लोज बोलते हैं। जैसे ये रहा, हैज़ शोना, ये सेंटेंस देखिए, हैज़ शोना बीन टू द हाउस बिफोर, क्या शोना हाउस में पहले आ चुकी है। हैज़ शोना, हैज़ पहले आया है और शोना इसमें सब्जेक्ट है। बीन टू द हाउस बिफोर, क्या वो घर पे पहले रह चुकी है। ऑक्सिलरी देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब सबसे पहले आई है। ऑक्सिलरी का मतलब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं, डू, डज, डीड, हैज़, हैव और वॉज, वर, हैड, बाकी जो मॉडल्स होते हैं जो भी, वो सारे ऑक्सिलरी में आ जाते हैं। तो उनसे शुरू होता है, फिर सब्जेक्ट आता है। इसमें देखिए शोना जो है हैज़ के बाद आया है। ये देख लीजिए, डू यू वांट ए कप ऑफ टी, क्या तुम्हें एक कप चाय चाहिए। इसमें यू सब्जेक्ट है और उससे पहले हमने डू लगाया, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में हम डू या डज का प्रयोग करते हैं और यू के साथ डू आती है ऑक्सिलरी। तो यहाँ पे डू का जो प्लेसमेंट है, सब्जेक्ट का प्लेसमेंट है, वो सहायक क्रिया के बाद आया हुआ है। एक्सक्लेमेशन, विस्मयबोधक जो होते हैं उनके अंदर किस तरह से आता है, व्हाट अ फैंटास्टिक कुक शी इज़, वो कितनी अच्छी कुक है। तो हाउ और व्हाट एंड बिफोर द वर्ब, इसमें सब्जेक्ट यूज होता है। हाउ इजीली ही हैड ट्रिक्ड हर, तो इसमें शी है सब्जेक्ट और इसमें ही है। ओके, तो इसमें देखिए आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में किस तरह से सब्जेक्ट को हमने यूज़ किया है। सब्जेक्ट शी है और वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही रखी है। एक्सक्लेमेटरी में ही के बाद वर्ब आई है, हैड और ट्रिक्ड आया है। उससे पहले हमने व्हाट और हाउ रखा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयबोधक। हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज़, या हाउ ब्यूटीफुल, ये एक्सक्लेमेशन है, कितना सुंदर। फिर हम उसके आगे लगाते हैं इज, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज़, ऐसे लिख देंगे, द फ्लावर इज। ओके, सो ये हो गए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो अगर आपको लेसन अच्छा लग रहे हो मेरे, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये याद दिलाने के लिए आपको स्लाइड कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला है सब्जेक्ट पोजीशन, वही चल रहा है हमारे। इन क्वेश्चंस द सब्जेक्ट कम्स आफ्टर, ये हमने कर लिया है पिछली स्लाइड में, शोना और ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट, प्रॉपर नाउन एज सब्जेक्ट। सब सब्जेक्ट के रूप में किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं हम, प्रॉपर नाउन्स का यूज हो जाता है। प्रॉपर नाउन्स वो होती हैं जो किसी खास व्यक्ति का, खास जगह का या खास जानवर का नाम होता है। नेम ऑफ एन इंडिविजुअल प्लेस और पर्सन, किसी प्लेस का, किसी चीज़ का या किसी पर्सन का नाम होता है खास, ठीक है। टॉम क्रूज इज ए गुड एक्टर, टॉम क्रूज एक आदमी है। आदमी तो कॉमन नाउन हो गए, आदमी तो बहुत सारे होते हैं, आदमी में एक खास आदमी कौन, टॉम क्रूज। तो सभी आदमियों का एक अलग अलग नाम रख देते हैं हम, वो हो जाती है प्रॉपर नाउन। शहर बहुत सारे होते हैं, सभी शहरों के अलग अलग नाम रख देते हैं, तो वो नाम उसका प्रॉपर हो गया, क्योंकि प्रॉपर नाउन बोला जाता है। जैसे बहुत सारे शहर हैं लेकिन दिल्ली एक खास शहर का नाम हो गया, तो दिल्ली उस एक विशेष शहर को इंगित करता है, तो वो प्रॉपर नाउन है। और शहर जो है वो कॉमन नाउन है।
ओके, तो ये यहाँ सारे आपको प्रॉपर नाउन मिलेंगे। मोहित इज़ राइटिंग ए लेटर, ये सब्जेक्ट है मोहित। इसमें अमेजोन इज़ द लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम, अमेजन सबसे बड़ी नदी है, तो अमेजन इसमें सब्जेक्ट है। चंडीगढ़ इज़ ए वेल प्लान्ड सिटी, चंडीगढ़ इसमें सब्जेक्ट आ गया, एक खास शहर का नाम। रोनाल्ड रेगन एक खास व्यक्ति का नाम, वाज 40th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के 40वें प्रेसिडेंट थे। तो नाउन आ जाती है। इम्प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन भी यूज हो जाती है, जैसे द डॉग, डॉग बहुत सारे होते हैं, तो कोई खास डॉग होता, टॉमी मान लो एक खास डॉग का नाम है, तो वो कॉमन नाउन नहीं होती, फिर वो प्रॉपर होती। अब ये डॉग है अकेला तो ये कॉमन नाउन है। ये सारे कॉमन है, एलिफेंट, रिवर, द सिटी और पेन, तो सारे ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुए हैं। पर्सनल प्रोनाउन भी सॉरी सब्जेक्ट के रूप में यूज हो जाते हैं। ए पर्सनल प्रोनाउन इज ए वर्ड विच कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन, हम नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ज़्यादा डिटेल देखनी हो, ज़्यादा डिटेल समझनी हो नाउन और प्रोनाउन की, तो लिंक में मेरा वीडियो दिया गया है जिसमें नाउन और प्रोनाउन दोनों वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, पूरी डिटेल में आप समझ सकते हो। तो यहाँ आप शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो नाउन की जगह हम वर्ड यूज़ करते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। जैसे राम इज़ ए गुड टीचर, राम टीचेज अस इंग्लिश, तो मैंने दोबारा राम का यूज़ किया, तो इसकी बजाय मैं वह यूज़ कर लेता हूँ कि ही टीचेज अस इंग्लिश, तो राम की जगह हमने ही का यूज़ किया, इसका मतलब ये प्रोनाउन है। तो राम लड़का है तो हमने ही का यूज़ किया, अगर कोई लड़की होती तो हम शी का यूज़ करते, ज़्यादा होते तो हम वी या दे का यूज़ करते। तो ये सारे जो प्रोनाउन है उनकी जगह यूज़ होते हैं, और सब्जेक्टिव केस में ये इस तरह से प्रयुक्त होते हैं। ही इज़ सिंगिंग, वो गा रहा है। शी इज़ वेटिंग फॉर द बस, वो बस का वेट कर रही है। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ। दे आर कंडक्टिंग ए चेकअप, और यू विल टेक केयर ऑफ गेस्ट। तो इस तरह से ये जो प्रोनाउंस हैं ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस एज सब्जेक्ट, तो कभी कभी प्रश्न पूछने के लिए हम इंटेरोगेटिव शब्द, जैसे ये है हु, व्हाट और विच, हु मीन्स कौन, व्हाट मीन्स क्या, विच मैंने कौन सा, इनका भी यूज़ प्रोनाउन के रूप में करते हैं। तो यहाँ ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है और सब्जेक्ट बने हुए हैं। हु स्विच्ड ऑफ द लाइट, लाइट किसने बंद की। व्हाट इज़ ट्रबलिंग यू, तुम्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है। विच बस इज़ गोइंग टू मिशिगन, कौन सी बस मिशिगन जा रही है। हु इज़ फीडिंग द कैट, कौन कैट को खाना खिला रहा है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, ये इनको हम सब्जेक्ट मानेंगे, WH वर्ड्स हैं ये। कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कौन से होते हैं। अनलाइक द सिंपल सब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट की तरह न होकर के, विच आर ओनली सिंगल वर्ड, जो सिर्फ सिंगल वर्ड होते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर इम्प्रॉपर नाउन, जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं प्रॉपर या इम्प्रॉपर नाउन एंड ए मॉडिफायर, और साथ में उनके एक मॉडिफायर होता है। कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन होगी, उसके साथ कोई ऐसे वर्ड होंगे जो उसको मॉडिफाई कर रहे होंगे। मॉडिफाई करने का मतलब उसको और ज़्यादा परिष्कृत कर रहे होंगे, उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी दे रहे होंगे। जैसे पहला वर्ड है हमारे पास, हमने द डॉग हु वाज सिटिंग बिसाइड द रोड स्टार्टेड चेजिंग अस। डॉग जो रोड के साइड में बैठा था उसने हमारा पीछा करना शुरू किया। तब इसमें वर्ब है स्टार्टेड, शुरू किया। किसने शुरू किया पीछा करना, डॉग ने। यहाँ पे डॉग तो सब्जेक्ट है, लेकिन इसके बाद में ये डॉग के लिए जो चीज़ लिखी गई है हु वाज सिटिंग बिसाइड द रोड, ये इसका मॉडिफायर है डॉग का। ये डॉग को मॉडिफाई कर रहा है, डॉग के बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहा है। कौन सा डॉग, हु वाज सिटिंग बिसाइड दिस रोड, जो रोड के साथ बैठा था, रोड की साइड में बैठा था, उसने हमें चेज करना शुरू किया। स्टार्टेड चेजिंग अस, तो ये मेन वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया और ये मॉडिफायर हो गया। इस पूरे सेंटेंस को हम सब्जेक्ट बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अकेला द डॉग ही सब्जेक्ट है। इस पूरे सेंटेंस में ये जो वाक्य, ये जो अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, ये इतना इतना हिस्सा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। द डॉग हु वाज सिटिंग बिसाइड द रोड, और इसका भी हेड वर्ड ये है द डॉग, बाकी ये सारा मॉडिफायर है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। स्टार्टेड चेजिंग अस, उसने हमारा पीछा करना शुरू किया। तो सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि एक शब्द ही हो, दो हो सकते हैं, एक पूरा का पूरा वाक्य सब्जेक्ट हो सकता है, दो वाक्य भी सब्जेक्ट बन सकते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे देखिए ये एक पूरा पूरा वाक्य है जो इसको मॉडिफाई कर रहा है द डॉग को। द डॉग हु वाज सिटिंग बिसाइड द रोड, जो कुत्ता जो रोड की साइड में बैठा था, हु वाज सिटिंग, जो यहाँ पे हु का मतलब जो निकल रहा है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, द सिंप्लिसिटी ऑफ महात्मा गांधी, द सिंप्लिसिटी ऑफ महात्मा गांधी वॉज फेमस द वर्ल्ड ओवर। महात्मा गांधी की सादगी पूरे संसार में फेमस थी। ओके, तो यहाँ पर पहले हम वर्ब ढूंढते हैं सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए। तो आपको वर्ब कौन सी दिखाई दे रही है, कौन सा काम हो रहा है इसमें, होने का, पास्ट में होने का है वॉज।
यहाँ पे वर्ब है, क्या थी, सिंप्लिसिटी ऑफ महात्मा गांधी, वो थी फेमस पूरे वर्ल्ड में। तो सब्जेक्ट ये पूरा का पूरा सेंटेंस हो गया, सेंटेंस नहीं सॉरी, ये फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, द सिंप्लिसिटी ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की सिंप्लिसिटी, ये सब्जेक्ट का काम कर रही है। और इसमें भी हेड वर्ड है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी किसकी, महात्मा गांधी की, इसका मॉडिफायर है, पूरे वर्ल्ड में फेमस थी। ओके, अगला सेंटेंस, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज ए चैलेंज फॉर मैनी एडवेंचरर्स। तो इसमें भी वर्ब आप ढूंढोगे तो ये ही मिलेगी आपको, इज, बी की फर्स्ट फॉर्म है, होने का है इसमें, कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, मैनी एडवेंचरर्स, बहुत सारे जो साहसिक काम करने वाले हैं उनके लिए चैलेंज है। तो है मेन वर्ब है इसमें। और अब ये क्या चीज़ है, किसकी बात हो रही है, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो ये सारा का सारा इसमें सब्जेक्ट है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये फ्रेज सब्जेक्ट है, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। इसमें भी मेन वर्ब है द हाइट। हाइट किसकी, मॉडिफाई किया हुआ है, अकेली हाइट से पता नहीं लगता, तो मॉडिफाई करने के लिए लगाया किसकी, हाइट, माउंट एवरेस्ट की। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, इसमें हेड वर्ड हाइट है। आगे है, द पीपल फ्रॉम इंडियन विलेजेस आर माइग्रेटिंग टू सिटीज़। तो आर माइग्रेटिंग इसमें वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आर, माइग्रेटिंग यानी प्रवास कर जाना, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाना। तो माइग्रेट कौन कर रहा है, द पीपल। ओके, तो ये हेडवर्ड हो गया सब्जेक्ट का। अब पीपल के बारे में और आगे लिखा हुआ है, द पीपल फ्रॉम इंडियन विलेजेस, गांव के लोग, भारतीय गांवों के लोग प्रवास कर रहे हैं शहरों की ओर। तो ये द पीपल फ्रॉम इंडियन विलेज, ये सारा सब्जेक्ट है और इसका हेडवर्ड द पीपल है, ये इसका मॉडिफायर है। आगे, इंडियन स्टूडेंट्स फ्रॉम गुड इंस्टीट्यूट्स, इंडियन स्टूडेंट्स फ्रॉम गुड इंस्टीट्यूट्स आर लिविंग, वो छोड़ रहे हैं, रवाना हो रहे हैं, देयर मदरलैंड, वहाँ से अपने मदरलैंड से रवाना हो रहे हैं, मदरलैंड को छोड़ रहे हैं। तो आर लिविंग, छोड़ना, इसमें वर्ब है। कौन छोड़ रहा है, रवाना हो रहा है, इंडियन स्टूडेंट्स, कहाँ वाले, फ्रॉम गुड इंस्टीट्यूट्स। तो ये सारा का सारा सब्जेक्ट है, इंडियन स्टूडेंट्स फ्रॉम गुड इंस्टीट्यूट्स, इसका हेड वर्ड है इंडियन स्टूडेंट्स फ्रॉम गुड इंस्टीट्यूट्स, ये इसका मॉडिफायर है। तो ये है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स। ये जब हम एडवांस स्टडी करते हैं ग्रामर की, तब हमारे बहुत काम आता है। हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का कितना है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक शब्द या दो शब्द ही सब्जेक्ट हों। आगे आते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट्स। अब कंपाउंड सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स हैं जो एक से ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनमें मॉडिफायर वगैरह कुछ नहीं होता, ये उनसे ईजी होते हैं कॉम्प्लेक्स से। देखिए, समटाइम ए सेंटेंस हैज़ मोर देन वन पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग द सेम टास्क। एक ही काम को करने के लिए एक या दो से ज़्यादा जने भी होते हैं। तो जैसे राहुल एंड पुनीत आर गोइंग टू कॉलेज, राहुल और पुनीत दोनों कॉलेज जा रहे हैं, तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट हो गए राहुल एंड पुनीत। ऐसा भी सर, राहुल, पुनीत एंड विवेक आर गोइंग टू कॉलेज, तो ये तीनों सब्जेक्ट बन जाते फिर। कानपुर एंड इलाहाबाद आर लिस्टेड एज स्मार्ट सिटीज़, तो इसमें दो सिटीज़ हैं, कानपुर और इलाहाबाद, ये सब्जेक्ट हैं। डॉग्स एंड कैट्स आर पेट एनिमल्स, तो इसमें डॉग और कैट्स आ गया सब्जेक्ट। इनको हम कंपाउंड बोलते हैं, मॉडिफायर नहीं है इसमें, बस एंड का यूज़ करके ऐड किया हुआ है। कार्स एंड बसेस, और इसमें इंडिया एंड नेपाल आर जॉइंटली ऑपरेटिंग, तो ये हो गए कंपाउंड सब्जेक्ट्स। डमी सब्जेक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट होता नहीं है और सेंटेंस हमें बनाना पड़ता है, तो अंग्रेज़ी में उसके लिए डमी सब्जेक्ट्स का प्रावधान है। डमी सब्जेक्ट्स होते हैं इट और देयर के रूप में। ओके, जैसे ये रहा, इट्स नॉट रेनिंग, बरसात नहीं हो रही है, तो वर्ब तो इसमें होगी रेनिंग, ठीक है। सब्जेक्ट के लिए फिर हमें एक डमी सब्जेक्ट का सहारा लेना पड़ता है और वो है इट, इट इज़ नॉट रेनिंग। तो यहाँ पे इट जो है ये डमी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बोल सकते हैं इसको। इट स्ट्रेंज द वे द वेदर चेंजेस सो क्विकली, यह है बड़ी अजीब बात है कि वेदर बहुत जल्दी बदल जाता है, यहाँ पे भी इट लगाया, ये डमी सब्जेक्ट के रूप में है। तो देयर का भी बहुत यूज़ करते हैं, देयर आर 5 रूम्स इन माई हाउस, देयर आर 30 टीचर्स इन माई स्कूल, तो यहाँ पे देयर जो है वो डमी सब्जेक्ट है। और ये जैसे देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू हेयर इन द सिटी सेंटर, सिटी सेंटर में करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे भी देयर सब्जेक्ट तो है लेकिन डमी सब्जेक्ट है ये। ओके, इसके बारे में आगे भी डिटेल है थोड़ी सी, देखते हैं अपने। नो सब्जेक्ट, कई बार सब्जेक्ट होता नहीं है, जो बोलने स्पोकन इंग्लिश में कई बार हम छोड़ देते हैं। जैसे होप यू हैव ए ग्रेट टाइम, तो इसका मतलब है आई होप यू हैव ए ग्रेट टाइम। तो कई बार स्पोकन इंग्लिश में हम ये नहीं बोलते कि आई होप यू हैव ए ग्रेट टाइम, सीधा बोल देते हैं होप यू हैव ए ग्रेट टाइम, आई उसमें छुपा हुआ होता है। डोंट थिंक सो, जैसे ये है, डू वी हैव टू डू द सेकंड एक्सरसाइज एज वेल, क्या हमें सेकंड एक्सरसाइज करनी है, डोंट थिंक सो, इसका मतलब आई डोंट थिंक सो। तो ये
रिटन में काम नहीं आती, स्पोकन इंग्लिश में कई बार हम सब्जेक्ट को बोलते वक्त छोड़ देते हैं, अंडरस्टूड हो जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इसमें देखिए पास द साल्ट, किसी ने ये बोला कि पास द साल्ट, कि साल्ट को मेरे को दो, पास करो, तो इसमें ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ये ऑर्डर है एक तरह से कि नमक दो। तो ऑर्डर में अब सब्जेक्ट जो होता है वो छुपा होता है और वो होता है यू। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये सब्जेक्ट रहित सेंटेंस है, इन सभी में यू छिपा हुआ है। ओपन द विंडो, कि विंडो खोलो, तो किसी को जिसको भी कह रहे हैं वो आएगा यू, कि खिड़की खोलो, तुम खिड़की खोलो, इसमें तुम छुपा हुआ है। स्टडी इंग्लिश, अंग्रेज़ी पढ़ो, तुम अंग्रेज़ी पढ़ो, इसका मतलब ये है। इनकी जब पैसिव बनाएंगे तो अब ये बोलेंगे यू आर ऑर्डर टू स्टडी इंग्लिश, तो यू को फिर लेते हैं सब्जेक्ट के रूप में। तो इसका मतलब इस समय में यू जो है वो सब्जेक्ट छुपा हुआ है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, ध्यान रखने वाली बात है। एक्सप्लेटिव कंस्ट्रक्शन, एक्सप्लेटिव कंस्ट्रक्शन वो होते हैं जिनमें डमी सब्जेक्ट का यूज़ होता है, इट और देयर का। तो एक तो उनको डमी सब्जेक्ट के नाम से भी पुकारते हैं, दूसरा ये भी बोल देते हैं कि ये एक्सप्लेटिव यूज़ है। एक्सप्लेटिव यूज़ उसमें, उस कंडीशन में उसको बोलते हैं जब अगर हम उसमें से वो शब्द को हटा भी लें तो मीनिंग में चेंज ना आए, यानी वो फालतू होता है, एक्स्ट्रा होता है। जैसे देयर इज ए टॉय एयरप्लेन ऑन द ग्रास इन द बैकयार्ड, कि पीछे घास में एक टॉय एयरप्लेन है, यानी एक खिलौना जहाज़ है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ए टॉय एयरप्लेन इज़ देयर इज़ ऑन द ग्रास इन द बैकग्राउंड, ए टॉय एयरप्लेन इज़ ऑन द ग्रास इन द बैकयार्ड, कि ये टॉय एयरप्लेन ग्रास पर है बैकयार्ड में। यहाँ पे देयर का यूज़ हमने किया ही नहीं है, तो बिना देयर के भी काम चल जाता है। अगला सेंटेंस, इट इज़ ए फैक्ट दैट ही इज़ ए फॉर्मर एल्विस इम्पर्सोनेटर। तो इस सेंटेंस में आप देखिए सीधा ये लिख दिया, ही इज़ ए फॉर्मर एल्विस इम्पर्सोनेटर, इट इज़ ए फैक्ट को हम हटा भी सकते हैं। यह एक फैक्ट है कि वो पुराना एल्विस का बहरूपिया है, इम्पर्सोनेटर बहरूपिया होता है। ही इज़ ए फॉर्मर एल्विस इम्पर्सोनेटर, इसको ऐसे भी बोला जा सकता है। देयर का भी यूज होता है एक्सप्लेटिव में, देयर आर 6 मेंबर्स एट द मीटिंग, कि मीटिंग में 6 मेंबर हैं, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 6 मेंबर्स आर देयर एट द मीटिंग, कि मीटिंग में 6 पर्सन है। देयर को हम एडवर्ब के रूप में चेंज कर देते हैं। तो ये जो देयर है, देयर वाला जो किस्सा है, ये दो तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। हम इसको डमी सब्जेक्ट कह सकते हैं, और दूसरा अगर देयर को हटा के सब पॉसिबल होता है सेंटेंस को बनाना, तो हम फिर इसको एक्सप्लेटिव मान सकते हैं कि ये एक्सप्लेटिव है। जैसे एक और सेंटेंस है, देयर आर 10 रूम्स इन माई हाउस, मेरे घर में 10 रूम है, तो इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ 10 रूम्स आर देयर इन माई हाउस, कि मेरे घर में 10 कमरे। बात तो वही हुई। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ 10 रूम्स। देयर आर 10 रूम्स को हम ऐसे भी बोल सकते हैं 10 रूम्स आर देयर। अगर बोल सकते हैं इस तरह, तो हम कहेंगे कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो 10 रूम्स हैं, देयर यहाँ पे डमी सब्जेक्ट है या एक्सप्लेटिव है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सब्जेक्ट और उसके टाइप्स। तो मुझे उम्मीद है मैंने सारा कुछ कवर किया है सब्जेक्ट का। फिर भी अगर कुछ रह गया है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, मेरे लिए कोई सुझाव हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।